Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के सबसे इमोशनल और इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर हैं, इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन 1947। शुरुआत करते हैं एक सवाल से कि अगर आपको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिले लेकिन उसके साथ आपको अपना घर और अपने लोगों का सेपरेशन भी देखना पड़े तो क्या वो खुशी पूरी होगी? शायद नहीं। 15 अगस्त 1947 इंडिया के लिए कुछ ऐसा ही दिन था। आज़ादी भी मिली और पार्टीशन का दर्द भी। तो चलिए समझते हैं सिचुएशन आखिर बनी कैसे। ठीक है, सो एटले स्टेटमेंट 1947। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटले ने हाउस ऑफ कॉमन में एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन इंडिया अब जो है छोड़ने वाला है और पावर ट्रांसफ़र की डेडलाइन फिक्स कर दी गई जून 1948। ये बहुत कह सकते हो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मेन पॉइंट क्या था कि ब्रिटिश जून 1948 तक इंडिया को जो है पावर ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव, अब असेंबली रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुई तो पावर प्रोविंस को भी ट्रांसफ़र की जा सकती है। प्रिंसिपल स्टेट पर ब्रिटिश कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। लॉर्ड वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन नए वाइसरॉय बनेंगे। सवाल है कि आपको क्या लगता है कि ब्रिटिश जो 200 साल तक इंडिया पर रूल करते थे वो अचानक इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते थे? तो चलिए रीज़न समझते हैं कि वाई ये माउंटबेटन का था, एटले का स्टेटमेंट था। ये सारा वो हमने देखा। अब बात करते हैं कि वाई अ डेट वॉज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। क्यों एक डेट फिक्स किया गया? तो रीज़न पहला था कम्युनल वायलेंस या राइट्स। 1946-47 में ना राइट्स और वायलेंस बहुत बढ़ चुकी थी। लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रहे थे। दूसरा है कि ब्रिटिश अथॉरिटी वीक हो गई थी। आईनी ट्रायल्स और रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट ने ब्रिटिश कॉन्फिडेंस को हिला दिया था। इंडियन आर्म्ड फोर्स की लॉयल्टी अब गारंटीड नहीं थी। थर्ड है इकोनॉमिक क्राइसिस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना ब्रिटेन फाइनेंशियली एग्जॉस्ट हो चुका था। इंडिया को कंट्रोल करना एक्सपेंसिव हो गया था। फिर फोर्थ है इंटरनेशनल प्रेशर। यूएसए, यूएसएसआर और यूनाइटेड नेशन कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट थे और ब्रिटेन पर ग्लोबल प्रेशर बन रहा था। फिफ्थ है कि पॉलिटिकल डेडलॉक। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी सॉल्यूशन पे अग्री ही नहीं कर पा रहे थे। एक एग्जांपल लो, जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट में ना स्टूडेंट इतना फाइट करने लगे कि टीचर फाइनली बोल दे कि बस अब तुम लोग ना खुद डिसाइड करो। ब्रिटेन भी कुछ इसी पोजीशन में पहुंच गया था। कांग्रेस का स्टैंड क्या था एटले के स्टेटमेंट पे? तो कांग्रेस ने पावर ट्रांसफ़र की अनाउंसमेंट को वेलकम किया, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन नहीं भी थे उनके। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि पावर प्रोविंस को सेपरेटली ट्रांसफ़र हो, प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंटली डिसाइड करे। कांग्रेस चाहती थी कि इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर तो हो लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी हो। अब आता है कि वाई वॉज पार्टीशन एक्सेप्टेड, क्यों एक्सेप्ट किया गया था? अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कांग्रेस ने पार्टीशन एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि क्या पार्टीशन, कांग्रेस भी पार्टीशन चाहती थी? बिल्कुल नहीं, लेकिन सर्कमस्टांसेस भी बहुत डिफ़िकल्ट हो गए थे। पहला कि पाकिस्तान जो है ना, डिमांड बहुत स्ट्रांग हो चुका था पाकिस्तान का। मुस्लिम लीग अपनी डिमांड से पीछे हटने को रेडी ही नहीं थी। दूसरा कम्युनल वायलेंस, राइट्स टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच चुके थे और सिविल वॉर्स का डेंजर रियल में लगने लगा था। तीसरा कि ब्रिटिश रेडी थे ट्रांसफ़र करने को पावर, लेकिन नॉट नेसेसरली टू यूनाइट इंडिया। ब्रिटेन ने क्लियर कर दिया था कि यूनाइटेड इंडिया गारंटी नहीं है। फोर्थ है फर्दर ब्लडशेड को रोकना। कांग्रेस लीडर को लगा कि पार्टीशन पेनफुल है लेकिन शायद और ज़्यादा वायलेंस से ना बचने का यही एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। फिफ्थ था अल्टीमेट गोल वॉज फ्रीडम। तो कांग्रेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि इंडिपेंडेंस। उन्हें लगा कि एक डिवाइडेड इंडिया इंडिपेंडेंट होना बेटर है इंस्टीड ऑफ रिमेनिंग अंडर ब्रिटिश रूल, है ना। सो इमेजिन करो एक एग्जाम्पल कि कभी कभी ना लाइफ में दो डिफ़िकल्ट चॉइस होती है और हमें ना लेस पेनफुल ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है। कांग्रेस ने भी यही पार्टीशन की खुशी से नहीं बल्कि नेसेसिटी के रूप में एक्सेप्ट किया। पार्टीशन खुशी से नहीं किया था। अब आते हैं माउंटबेटन प्लान के ऊपर। माउंटबेटन प्लान, इसको समझते हैं। ओके, सो लॉर्ड माउंटबेटन, पता नहीं लॉर्ड अपने आप को क्यों बुलाते थे, इंडिया के ना लास्ट वाइस रहे थे। उन्होंने 3 जून 1947 को एक नया
प्लान अनाउंस किया। ये प्लान ना कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख रिप्रेजेंटेटिव सब ने एक्सेप्ट कर लिया और इसी प्लान ने डिसाइड किया कि ब्रिटिश इंडिया अब 2 कंट्रीज़ में डिवाइडेड होंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान। सवाल है कि आप इमेजिन कीजिए कि एक घर 2 पार्ट में डिवाइड करने की कितनी, मतलब एक घर को 2 पार्ट में डिवाइड करना कितना डिफ़िकल्ट होता है, तो एक पूरा देश को डिवाइड करना कितना पेनफुल और कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा। और इसी चैलेंज को माउंटबेटन प्लान एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेन प्रोविज़न क्या था 3 जून प्लान का, इसका मेन प्रोविज़न देख लेते हैं। तो सबसे पहला था कि ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द प्रिंसली स्टेट ख़त्म हो जाएगी, मतलब ब्रिटिश और प्रिंसली स्टेट के बीच जो रिलेशनशिप था ना वो अब ख़त्म हो जाएगा। दूसरा कि पावर ट्रांसफ़र होगा, इंडिया को ना और पाकिस्तान को एज 2 सेपरेट डोमिनियन होंगे और दोनों को पावर ट्रांसफ़र होगा। थर्ड था कि दोनों कंट्री ना अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। फोर्थ है पंजाब एंड बंगाल का पार्टीशन हो सकता था अगर उनकी लेजिस्लेचर डिसाइड करें। फिफ्थ है NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहट में ना रेफरेंडम होगा, लोग डिसाइड करेंगे कि वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं या पाकिस्तान को। बाउंड्री कमीशन बनेंगे, ये डिसाइड करेगा कि एग्जैक्ट बॉर्डर कहाँ होगी। सेवेंथ है कि पावर ट्रांसफ़र अगस्त 1947 तक कर दिया जाएगा। अब एक एग्जांपल इमेजिन करो कि जैसे प्रॉपर्टी डिवीज़न के टाइम ना सर्वे टीम आती है और बाउंड्री डिसाइड करती है, वैसे ही इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के लिए बाउंड्री कमीशन बनाया गया। सो अब बात करते हैं पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल। सबसे डिफ़िकल्ट इशू था पंजाब और बंगाल। दोनों प्रोविंस ना रिलीजियसली मिक्स थे, इसलिए उन्हें डिवाइड करने का डिसीजन लिया गया। पंजाब ना मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान में गई और हिंदू और सिख मेजॉरिटी एरिया इंडिया में रहे। बंगाल की बात करें तो ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में गया और वेस्ट बंगाल इंडिया में रहा। और इसी डिवीज़न के साथ हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइग्रेशन भी स्टार्ट हुआ, लाखों लोग को अपना घर छोड़ना पड़ा। ठीक है, अब आता है बाउंड्री कमीशन। तो बाउंड्री कमीशन के चेयरमैन बने सर सिरिल रैडक्लिफ। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो पहली बार इंडिया आए थे और उन्हें कुछ ही हफ्तों में बॉर्डर डिसाइड करना था। अब सोचो, वो पहले कभी इंडिया भी नहीं आए। सोचिए अगर आपसे कहा जाए कि कुछ वीक में एक पूरा कंट्री का बॉर्डर ड्रॉ करो, कितना डिफ़िकल्ट होगा। और इसी वजह से बाउंड्रीज़ को लेकर ना बहुत कन्फ्यूज़न और वायलेंस हुई। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात कर ले तो एसेट और लाइबिलिटीज़ डिवाइड होंगी, दोनों डोमिनियन इक्वल स्टेटस में होंगे, माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन दिया जाएगा और इंटरिम गवर्नमेंट पावर ट्रांसफ़र तक कंटिन्यू करेगी। अब आता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट ने ना माउंटबेटन प्लान को लीगल स्टेटस दिया। मेन फीचर था इंडिया और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 से ना इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनेंगे। ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर प्रिंसली स्टेट एंड हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पावर मिलेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को गवर्न करना बंद कर देगी। ओके, एंड एग्जिस्टिंग लॉ कंटिन्यू रहेगा जब तक नए लॉ नहीं बन जाते। और इसी के साथ 200 साल पुराना ब्रिटिश रूल ऑफिशियली ख़त्म होने वाला था। ठीक है, एंड देन आप बात करते हैं प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। सो प्रॉब्लम ऑफ अर्ली विड्रॉल। ब्रिटिश ना ओरिजिनली जून 1948 तक इंडिया छोड़ने वाले थे, लेकिन माउंटबेटन ने पावर ट्रांसफ़र को एडवांस करके अगस्त 1947 कर दिया। अब सोचिए कि अगर आपको 1 साल का प्रोजेक्ट 1 महीने में कंप्लीट करना पड़े तो क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा, मिस्टेक होगा और क्योस होगा। एग्जैक्टली वही इंडिया के साथ हुआ। प्रॉब्लम क्या था कि प्रॉपर प्लानिंग जो है के लिए बहुत कम टाइम मिला। पार्टीशन और रिहैबिलिटेशन के अरेंजमेंट्स इनकम्प्लीट रहे। पंजाब और बंगाल में कम्युनल वायलेंस एक्सप्लोड हो गया। लाख लोग जो है ना पैनिक में माइग्रेट करने लगे। आर्मी, गवर्नमेंट ऑफिस, फाइनेंस और एसेट डिवाइड करने पड़े। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था, है ना। अब एक एग्जांपल लो, जैसे किसी को ना बिना पैकेजिंग के अचानक मतलब
अब पैक नहीं कर पा रहे और घर छोड़ना पड़ रहा है, तो लोग अपनी प्रॉपर्टी, मेमोरीज़ और कभी कभी अपने फैमिली मेम्बर तक को जो है ना खो बैठे। और इसीलिए पार्टीशन ना हिस्ट्री का सबसे पेनफुल माइग्रेशन माना जाता है। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। सो इंडिपेंडेंस के कितने टाइम इंडिया में लगभग ना 565 प्रिंसली स्टेट थे। अब सवाल है कि ये स्टेट इंडिया को ज्वाइन करेगा या इंडिपेंडेंट रहेगी। तो अगर हर स्टेट ना इंडिपेंडेंट हो जाती तो इंडिया का मैप कितना फ्रेगमेंटेड होता। इस चैलेंज को किसने सॉल्व किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने। इन दोनों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिप्लोमेसी दिखाई। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, मतलब रूलर को एक डॉक्यूमेंट साइन करना था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। इसके थ्रू ना स्टेट इंडिया या पाकिस्तान ज्वाइन करती थी। मोस्ट स्टेट ना पीसफुली इंडिया में मर्ज हो गई, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। ठीक है, आखिरकार 1949 तक ऑलमोस्ट सारी प्रिंसली स्टेट इंडिया के साथ इंटीग्रेट हो गई। सो सवाल है कि आपके हिसाब से अगर 500 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्टेट होते तो क्या इंडिया एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन पाता? प्रोबेबली नहीं। और इसीलिए पटेल जी को कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, इनको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। अब बात कर लेते हैं इनहेबिटेबिलिटी ऑफ पार्टीशन के बारे में। ठीक है, अब ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या पार्टीशन अवॉइड किया जा सकता था? हिस्टोरियंस की ओपिनियन ना अलग हो सकते, लेकिन 1947 तक सिचुएशन ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। रीजंस थे कि पाकिस्तान डिमांड बहुत स्ट्रांग हो चुका था, कम्युनल वायलेंस ना डेंजरस लेवल पर पहुंच गई थी, ब्रिटिश जल्दी पावर ट्रांसफ़र करना चाहती थी, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ना डेडलॉक्स भी थे, सिविल वॉर का भी डर था कहीं ना कहीं। तो इसीलिए कांग्रेस ने पार्टीशन को पेनफुल बट नेसेसरी चॉइस माना। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझो कि कभी कभी ना लाइफ में परफेक्ट ऑप्शन होते ही नहीं, सिर्फ ना लेस पेनफुल ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है आपको। 2 ऑप्शन होता है, एक बहुत पेनफुल है और एक कम पेनफुल है। आप ऑब्वियसली लेस पेनफुल ऑप्शन चूज़ करोगे। तो कांग्रेस के लिए ना पार्टीशन कुछ ऐसा ही डिसीजन था। गांधीज़ हेल्पलेसनेस, इसकी बात कर लेते हैं। तो अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इमोशनल पार्ट पर, महात्मा गांधी। गांधी जी पूरी लाइफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सपोर्टर रहे। उन्होंने लास्ट मोमेंट तक पार्टीशन रोकने की कोशिश की। राइट्स को स्टॉप करने के लिए वो पर्सनली अफेक्टेड एरियाज़ में गए, लेकिन 1947 तक उन्हें लगने लगा कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। उन्होंने पार्टीशन को कहा कि एक ना कह सकते हो मॉरल डिज़ास्टर है। सब लोग दिल्ली में इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन गांधी जी वहाँ नहीं थे। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी कहाँ थे? तो कलकत्ता में थे। वो फास्टिंग और प्रेइंग कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए ना इंडिपेंडेंस की खुशी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि लोगों की जान बचना और शांति लाना। सवाल है कि ज़रा सोचिए कि जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी आज़ादी की लड़ाई, फ्रीडम मूवमेंट लेड किया, वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में प्रेजेंट ही नहीं थे। ये बताता है कि पार्टीशन ने ना गांधी जी को कितना डीपली हर्ट किया। सो अगर हम कंक्लूड करें आज के लेक्चर को, ठीक है, तो आज के लेक्चर से क्या सीखा हमने कि क्या पता चला कि अर्ली विड्रॉल ने क्योस और वायलेंस बढ़ा दी, है ना। सरदार पटेल जी जो थे और वीपी मेनन ने प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट किया। पार्टीशन ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल लगने लगा था। गांधी जी पार्टीशन से डीपली सैडन थे। इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन बहुत कह सकते हो बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी के साथ। सो क्या फाइनल टेक अवे है कि फ्रीडम वॉज अचीव्ड बट यूनिटी वॉज लॉस्ट। 15 अगस्त 1947 सिर्फ इंडिपेंडेंस की कहानी नहीं थी, ये सेक्रीफाइस, माइग्रेशन, पेन और नेशन बिल्डिंग की भी एक कहानी थी। और इसी ट्रेजेडी के बीच एक नया इंडिया का जन्म होता है। सो थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।